Hello students, I am Adesh Gangwar from Mission Academy and today we will start this topic reproductive health. ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और मैंने दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो मेल और फीमेल के थे वो आपको डिस्क्राइब किए थे इसमें। और अब हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है क्या रिप्रोडक्टिव? जब तो कोई भी मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करते हैं तो उनकी जो सेक्स सोशल मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ आती है तो उससे जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनसे जो फेसेस प्रॉब्लम्स होती हैं और जो उनसे हम जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनके कोई प्रिवेंशन भी लेते हैं, प्रिकॉशंस भी लेते हैं, वो सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि द स्टेट ऑफ द मेंटल फिजिकल एंड सोशल हेल्थ ऑफ अ पर्सन दैट इज actually depend on the when we depend it is depend on reproduction process, it is called reproductive health। ठीक है, तो इसमें जो है वो है सबसे पहले ये जो आता है वो आता है पॉपुलेशन कंट्रोल पे। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो आजकल एक प्रॉब्लम भी बन गई है कि जो इलिटरेट लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो पॉपुलेशन दिन पर दिन आप देख रहे हैं इंक्रीज होती जा रही है। हमारे कंट्री की पॉपुलेशन देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो क्या है, वो एक प्रॉब्लम बन गई है हमारे लिए। क्या बन गई है? प्रॉब्लम बन गई है, यानी कि हम कई सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं पॉपुलेशन की वजह से। भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है, और लोगों को रहने की जगह कम होती चली आ रही है। जितने खेत थे पहले सारे थे वो सब क्या हो रहे हैं, वो इसमें चेंज होते जा रहे हैं। भाई जब लोग पॉपुलेशन बढ़ेगी उन्हें जगह भी ज़्यादा चाहिए रहने के लिए, है ना, और फिर खाने के लिए भी दिक्कत होने लगती है। भाई खेत जो है वो घरों में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो खाएंगे क्या? तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से आती है, वो पॉपुलेशन से आ रही है। पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना। क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो पहले की दिक्कतें होती थी, जो पहले की प्रॉब्लम्स होती थी वो क्या होती थी? पहले के लोग जो थे वो कम पढ़े लिखे होते थे, तो वो क्या सोचते थे कि जैसे ही बच्चे पॉवर्टी एज में आए, ठीक है, पॉवर्टी एज तो समझते होंगे आप, यानी कि 13 ईयर्स में जैसे ही कन्वर्ट होते हैं, पॉवर्टी एज में आते हैं, एडोलेंस हो जाते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते थे, पहले उनकी मैरिज करा देते थे। और जब मैरिज करा देते थे तो वो सोचते थे कि दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। ठीक है, वो प्रोडक्शन के लिए अपनी चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर रेडी, बट दे आर नॉट रेडी। वो उस समय की जो एज होती है वो उनकी एज किसी भी चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होती। वो रिप्रोडक्शन के लिए उनकी हेल्थ जो होती है वो ठीक नहीं होती, वो स्टेबल नहीं होती। ठीक है, जो हेल्थ है, तभी मैरिज की जो एज हुई वो फिक्स हुई, वो हुई लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए कितनी हुई, 21। यानी कि जब अगर इस एज से पहले अगर ये शादी होती है तो बच्चों को क्या माना जाता है, नाबालिग माना जाता है। यानी कि मेल की कितनी एज मानी गई है, मेल की 21 ईयर और फीमेल की 18। ठीक है, अगर इससे पहले शादी होती है तो इट मीन्स इट इज इलीगल, ये इलीगल है, इसमें इसको कानूनी अपराध माना जाता है और इसके लिए इसको सजा भी मिल सकती है। क्यों कहा, क्यों ये नियम बनाया, क्यों ऐसा रूल्स बनाया? रूल इसलिए बनाए क्योंकि पहले जो शादी हो जाती थी उससे कई सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती थी, क्योंकि उनकी जो मेंटली एज तो नहीं बढ़ी ना, वो फिजिकली तो ठीक है 13+ होगा, पॉवर्टी एज में आ गए, है ना, लेकिन उनका मेंटल जो डेवलपमेंट नहीं होता, सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए ये एज जो है वो फिक्स करी गई, जिससे कि जो होने वाले पेरेंट्स हैं शादी के बाद, कोई ऐसी बात है, आपको पता है शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, तो इसलिए उनको मेंटली स्टेबल होना भी बहुत जरूरी था। ठीक है, इसलिए ये एज जो है वो फिक्स की। और एक चीज़ और, मैंने रिप्रोडक्शन जो पढ़ाया था आपको तो उसमें मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया। मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड एक चीज़ और है जिसमें आपने पढ़ा होगा, मेनार्चे और मेनोपॉज। आपने मेनार्चे और मेनोपॉज पढ़ा है? मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं।
मिनार्ची क्या होता है और मेनोपॉज क्या होता है? मिनार्ची एंड मेनोपॉज। ठीक है, मिनार्ची एंड मेनोपॉज। तो मिनार्ची बेटा क्या है? मिनार्ची जो है वो है, इट इज द starting age of a starting time कह सकते हैं, starting time कह सकते हैं of menstruation of a girl। ठीक है, जब गर्ल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है उस टाइम को, उस एज को क्या कहते हैं? मिनार्ची। ठीक है, ये होती है लगभग 10 to 30, 11 to 13 कह सकते हैं, 11 to 13 इयर्स। ठीक है, और मेनोपॉज, देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मिनार्ची में और मेनोपॉज में क्या है। भाई मेनोपॉज, पॉज का मतलब आप सब जानते हैं। पॉज मीन्स होता है किसी चीज को रोक देना, पॉज मीन्स क्या होता है? रोकना। ठीक है, तो जब वो स्टेज आप स्टेज कह सकते हैं, ये स्टेज व्हेन menstruation स्टॉप। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ स्टॉप हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पॉज मीन्स रोकना, तो आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। मेनोपॉज ये खूब आता है, इसको डिफरेंस पूछने में आता है, कभी कभी वन वर्ड्स में भी आ जाता है। तो इसकी एज क्या होती है? इसकी होती है 45 to 50 इन लेडीज। ठीक है, लेडीज में इसकी एज देखिए, जब मेंस्ट्रुएशन ओवम बनने बंद हो जाते हैं, अपने आप ही ओवम बनने बंद हो जाते हैं और इसमें ओवम स्टार्ट होते हैं, यानी कि ओवरी में ओवम जो होते हैं वो मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, तब वो इस एज को क्या कहते हैं? मेनार्ची कहते हैं। मेनोपॉज कब कहते हैं? जब वो ओवम बंद हो जाते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। दैट फेज इज कॉल्ड menopause, and when menstruation will start, the phase is called menarche। अंडरस्टैंड? ये बात अच्छी तरीके से आप इसको समझ लीजिए और इसको नोट्स में भी प्रिपेयर करनी है आपको। दूसरी एक बात और रह गई थी जो मैं आपको बता दूं, ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन। ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन व्हेन ओवरी इज रेडी टू प्रोड्यूस द ओवम। ठीक है, जब ओवरी जो है वो ओवम को प्रोड्यूस करती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। व्हेन ओवरी इज रेडी टू प्रोड्यूस, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, प्रोड्यूस ओवम। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन क्या होती है? व्हेन ओवरी में जब ओवम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग होती है, ओवम जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं और ब्लीडिंग के साथ क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग के साथ क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ओवम, ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपको पढ़ना है। तो अब जो हम पढ़ रहे थे पॉपुलेशन कंट्रोल, अब पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कैसे किया जाए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बचाए रखने के लिए, बच्चों की हेल्थ को बचाए। आजकल के बच्चे जो होते हैं वो पॉवर्टी एज में तो आ जाते हैं, सेक्स की उन्हें अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं होती, बस खाली इधर उधर की बातें सुन लेते हैं, थोड़ी बहुत उनको पता होता है और मिथ्स ज़्यादा होते हैं और उन्हें रियलिटी पता नहीं होती। तो उनको हमें रियलिटी से अवेयरनेस, तो उनको उसके बारे में बताना होगा। ठीक है, तो उसके लिए भाई सेक्स एजुकेशन भी स्कूल में कंपलसरी करनी होती है, करते भी हैं लोग, करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी कुछ कर भी रही है इसके लिए।
और दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भाई हर जगह कोई ना कोई रूल्स वो हो गए हैं, लगा दिए गए हैं। चाइना ने भी रूल्स लगा दिए हैं, वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत है। इंडिया में भी एक समय आ गया है, यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा रूल लगा दिया जाए जिससे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, बाकी हम अपने बिहाफ पे इसको हम कर सकते हैं। अपने बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, फैमिली प्लानिंग सबको पता है। फैमिली प्लानिंग में क्या होता है, फैमिली प्लानिंग में भाई कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, इसको हम यहाँ से बता देते हैं। फैमिली प्लानिंग में जैसे मैनुअल भी है, मैनुअल भी है और सर्जिकल भी है। ठीक है, मैनुअल मेथड्स भी है और सर्जिकल मेथड्स भी है। मैनुअल मेथड्स क्या है, जैसे कॉन्डोम है, ठीक है, और आपका प्रॉपर्टी है, ये सब क्या है, पिल्स हैं, ये सब क्या है, ये मैनुअल मेथड्स। इनको हम किसे, प्रेगनेंसी से बचा सकते हैं, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको हम रोक सकते हैं। जो किसमें आता है, जो आता है फैमिली प्लानिंग में। यानी कि फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और दोनों बच्चों के बीच में एक अच्छा खासा इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, 4 to 5 ईयर्स का इंटरवल होना चाहिए। तो ये मैनुअल मेथड से करते हैं। दूसरा आपका आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, इसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं सर्जिकल मेथड में। एक होती है आपकी वैसेटोमी, बताती हूँ आपको, वैसेटोमी, और दूसरी है आपकी टुबेक्टोमी, वैसेक्टोमी और टुबेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी और टुबेक्टोमी। ध्यान से देखिएगा, वैसेक्टोमी क्या होता है, टुबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो होता है ये मेल के अंदर होता है। मेल में जो वास्ट डिफरेंस होती है, मैंने आपको बताया था जब रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाए थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो वास्ट डिफरेंस होते हैं मेल के अंदर, वो क्या कहते हैं, वो टेस्टिस से स्पर्म को लेके जाते हैं। तो जो वास्ट डिफरेंस होती है उसकी एक स्पीड जो नर्व होती है उसको क्या किया जाता है, उसको मतलब ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है नर्व। ठीक है, बाय सर्जरी। और ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी जो होती है ये फीमेल में होती है। इसमें जो ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी फॉलेट ट्यूब जो होती है, जहाँ पर एग जो होता है वो फर्टिलाइज होते हैं, तो उसमें भी ये क्या करते हैं, बाय सर्जिकल, जो यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरीके से जो ट्यूब जाती है ट्यूब, तो वो उसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्लॉकेज लगा देते हैं दोनों ट्यूब से, दोनों साइड की ट्यूब से क्या कर देते हैं, ब्लॉकेज लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, जिससे कि एग जो है वो स्पर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे और फिर फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। और वैसेक्टोमी किसमें कहते हैं, जिसमें मेल में होता है, इसमें वास्ट डिफरेंस में जो होता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है उसको, जिससे कि स्पर्म जो होते हैं वो ओवम तक नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती। ये परमानेंट मेथड है और ये जो है वो मैनुअल मेथड जो है वो टेम्परेरी है। ठीक है, ये क्या है, परमानेंट मेथड। समझ गए इस बात को, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बाकी आपको पता ही है, और जो मैनुअल मेथड्स हैं आप सब जानते हैं आजकल बच्चे, तो मैंने बता ही दिया, कॉन्डोम्स हैं और पिल्स हैं और आपकी प्रॉपर्टी है, ये सब क्या है, ये मैनुअल मेथड्स हैं। अब आता है आपका तीसरा पार्ट जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि एसटीडी। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसटीडी। जब आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं वो 13-14 ईयर्स में जब आते हैं तो वो क्या होते हैं, पॉवर्टी एज में, तो उनकी एज जो होती है वो उस टाइम उनके हार्मोन्स जो डेवलप होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ्स भी होती है। ये तो आपको पता ही है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया है कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे बच्चों की दाढ़ी नीचे निकल आना है और आर्म्स के नीचे बाल निकल आना है, ये सारी चीज़ें
प्राइवेट पार्ट्स पे हेयर्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और उसके साथ साथ बच्चे जो होते हैं उनके अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो उनमें सेक्स की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है वो, लेकिन उनकी जो मेंटल एज होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, और वो इस चीज़ को मतलब सही से समझ नहीं पाते हैं, और उसमें कई सारी बीमारियां अपने साथ ले लेती हैं। मतलब उनको समझ तो होती नहीं है सेक्स की कि क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। तो जो जब सेक्सुअल रिलेशन जब वो बना लेते हैं तब क्या होता है, उसमें कई सारी डिजीजेस जो होती हैं वो ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें जो डिजीजेस हैं वो दो तरीके की होती है, एक होती है बैक्टीरिया से और एक होती है वायरस, ठीक है। ये दोनों डिजीजेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों डिजीजेस जो है वो आपसे पूछी जाती है, सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस और गोनोरिया, ठीक है। गोनो और डबल आ रहा है गोनो। और इसमें है जो वायरस से है वो जेनिटल वॉर्ड्स एंड एड्स, जेनिटल वॉर्ड्स एंड एड्स। आपने इनके बारे में भले ही नहीं पढ़ा हो, लेकिन एड्स के बारे में सबको पढ़ा हो, एड्स के बारे में सब कोई जानता है, ठीक है। एड्स एक बहुत डेंजरस बीमारी है जो किससे होती है, जो मोस्टली कितने वायरस से फैलती है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। और इसको बचाने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इन डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, यानी कि बच्चों को उसके लिए अवेयर करना पड़ेगा, जो न्यूली जनरेशन है उसको अवेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा कि एक तो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी हमें किसके बारे में, सेक्स के बारे में, ठीक है। सेक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी उन्हें, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जिससे कि इनको ये डिजीजेस ना फैले, ठीक है। ये डिजीजेस जो हैं वो ट्रांसफर ना हो, यानी कि ये ट्रांसफर वाली डिजीज होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। तो ये प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस में मैंने आपको बताया मैनुअल मेथड्स ही इसमें हम कर सकते हैं प्रेफर, तो मैनुअल मेथड्स को ही इसको प्रेफर किया जाएगा। इसमें प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, कॉन्डोम्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, इनसे इन डिजीजेस को बचाया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिए, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और ये सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में था, और ये आपका चैप्टर आज यहाँ फिनिश होता है। और इसको नोट्स बनाइए, पूरा पढ़ा लिया है, आपको वीडियोस बार बार देखिए, समझ में आएगा आपको, ठीक है। और अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट कर लीजिए, पूछ लीजिए, बाकी कुछ खोल के देखिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू।